इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बीते 24 घंटे काफी बुरे रहे। एक ही दिन में एक के बाद एक 3 बड़ी घटनाओं ने नेतन्याहू और उनकी अंतर्राष्ट्रीय साख से लेकर देश की राजनीति तक को हिलाकर रख दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें करारा झटका दिया है। वहीं ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड रोक दिया और फ्रांस, इटली ने खुलेआम डांट लगा दी। इन तीनों बातों ने यह साफ कर दिया है कि नेतन्याहू की राजनीतिक जिद और सैन्य कार्रवाई ने देश और दुनिया दोनों जगह लोगों का भरोसा खो दिया है। आइए समझते हैं कि आखिर इन 24 घंटों में नेतन्याहू की सियासत पर कैसे बिजली गिरी। पहला, ब्रिटेन ने रोका फ्री ट्रेड। पहला और सबसे बड़ा झटका नेतन्याहू को विदेश से लगा है। ब्रिटेन ने इजराइल की साख को लेकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत पर रोक लगा दी है। वहीं ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी ने संसद में साफ कहा कि गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई अब हद से ज्यादा हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में गाजा में भीषण बमबारी, भूख और जमीन पर नए हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन ने वेस्ट बैंक में अवैध यहूदी बस्तियों पर नए प्रतिबंध भी लगाए हैं और इजरायली राजदूत को तलब कर लिया है। दूसरा, फ्रांस और इटली ने लगाई फटकार। दूसरा झटका इजराइल को फ्रांस और इटली ने दिया है। दरअसल वेस्ट बैंक में यूरोपीय राजनयिकों की यात्रा के दौरान इजरायली सेना ने गोलीबारी की, जिससे वहां मौजूद एक फ्रांसीसी राजनयिक बाल बाल बचे। इस फायरिंग वाले मामले में फ्रांस के विदेश मंत्री ने इजरायली राजदूत को तलब करने का ऐलान किया है और कहा कि इस तरह की घटना अस्वीकार्य है। इटली ने भी यही रुख अपनाते हुए कहा कि वो भी इस मामले पर इजराइल से सफाई मांगेंगे। यानी अब यूरोप भी नेतन्याहू सरकार के रवैये से खुलकर नाराज है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई क्लास। दूसरे देशों से ही नहीं, अपने देश में भी नेतन्याहू की फजीहत होना तय है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी शीन बेट के प्रमुख रोनेन बार को हटाने की कोशिश नेतन्याहू को भारी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को गलत, गैर कानूनी और हितों के टकराव से ग्रस्त बताया। कोर्ट ने सीधे तौर पर नेतन्याहू पर उंगली उठाई और कहा कि रोनेन बार को हटाने का कोई ठोस आधार नहीं था। सब कुछ मनमाने अंदाज में किया गया। शीन बेट उस समय नेतन्याहू के करीबी सलाहकारों के खिलाफ कतारगेट और डॉक्यूमेंट लीक जैसे गंभीर मामलों की जांच कर रहे थे। खुद नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर माना था कि ये जांचें उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश है। इतना ही नहीं, अदालत ने भी ये कहा कि सरकार ने सलाहकार समिति से राय नहीं ली, न ही बार को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। और जब कोर्ट ने ये देखा कि सिर्फ राजनीति के गुस्से में एक वरिष्ठ अधिकारी को हटाया जा रहा है, तो पूरा फैसला रद्द करने लायक ठहराया गया। नेतन्याहू फिर भी नहीं माने। कोर्ट के फैसले को उन्होंने शर्मनाक बता दिया और कहा कि वो खुद एक नया प्रमुख नियुक्त करेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर अब भी चल रही बातचीत के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान और उसके सबसे करीबी साझेदार रूस ने आधिकारिक रूप से इस समझौते पर मुहर लगा दी है कि अगले 20 सालों तक दोनों देश हर सतह पर एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, मॉस्को और तेहरान में पक्का एग्रीमेंट हो गया है 20 वर्षों के लिए। इस दौरान दोनों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन भी बढ़ाया जाएगा। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद से ही रूस उनका मजबूत पार्टनर रहा है और दोनों मुल्क एक दूसरे की मदद करते हैं। जहां ईरान में इस्राएली हमलों को रोकने में रूसी डिफेंस सिस्टम S-400 ने बड़ा किरदार निभाया था, वहीं रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ईरानी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है। इसी साल 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार संभालने से ठीक पहले ईरान और रूस ने समझौता कर लिया था और इसे मई में अब अमली जामा भी पहना दिया गया है। इससे इस्राएल और अमेरिका दोनों इस घबराहट में हैं कि ये समझौता ईरान को परमाणु हथियार बनाने में मददगार हो सकता है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान 17 जनवरी को मॉस्को गए थे और इस दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ इस अहम समझौते पर दस्तखत किए थे, जो रूस और ईरान के बीच बेहतर होते संबंधों में एक नई कड़ी है। इस बीच एक वीडियो मंजर आम पर आया है जिसमें दिखाया गया है कि ईरान और रूस एक मल्टी बिलियन डॉलर के रेलवे प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे हैं।
ये रेलवे ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान होते हुए सीधे रूस पहुंचेगा। इस बीच 100 से ज्यादा टनल और हिंद महासागर की गहराई भी होगी। दावा किया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट अब तक के परंपरागत रेलवे रूट को बदल कर रख देगा। ईरानी इंजीनियर इस काम में मुस्तैदी से लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, हथियारों के मामले में ईरान पहले ही रूस को छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दे रहा है। ईरान ने ड्रोन भी रूस को दिए हैं। नए समझौते के तहत इसमें तेहरान से मॉस्को को ड्रोन का एक उन्नत मॉडल मिलेगा। इसके बदले में ईरान को रूस से बेहद एडवांस सुखोई लड़ाकू जहाज मिलने की उम्मीद है। वहीं ईरान ऑब्जर्वर के पेज पर एक खबर के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने ईरान को यूरेनियम के संवर्धन से रोकने वाले अमेरिकी बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे नॉनसेंस कहा है। खामेनेई ने अमेरिका के लिए कहा कि हमें आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, ईरान की अपनी सक्षम पॉलिसी है। गौरतलब है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के मिडिल ईस्ट मामलों के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने कहा था कि ईरान 60% तक यूरेनियम का संवर्धन कर चुका है और अब हम 1% भी यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत नहीं दे सकते। इसके बाद खामेनेई का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अमेरिका पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। इस सिलसिले में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची पहले ही कह चुके हैं कि अगर अमेरिका प्रेशर बनाएगा तो हालात नो डील वाले बन जाएंगे। तो अब ईरान को रूस का साथ और मजबूती से मिल गया है। क्या ईरान अमेरिका इनडायरेक्ट न्यूक्लियर बातचीत इससे मुतासिर होगी? क्या ईरान अमेरिका के जरिए बनाए जा रहे दबाव को बर्दाश्त कर लेगा या फिर दोनों ताकतें एक दूसरे के खिलाफ होंगी? ईरान पहले ही कह चुका है कि वो अमेरिका के साथ इनडायरेक्ट बातचीत सिर्फ इसलिए कर रहा है कि दुनिया ये ना कहे कि ईरान बातचीत या सुलह के रास्तों को नहीं मानता। बाकी जंगी तैयारियां ईरान की अब भी जारी हैं, लेकिन अमेरिका का कड़ा रुख ईरान को बिदका सकता है। अब देखना होगा कि कौन कितना संयम बरतता है।